नमस्कार। अब तक हमने हिमालय का विशेषताएं और निर्माण पढ़ा है। आज से हम हिमालय पढ़ेंगे, पूरा हिमालय पढ़ना है। देखो, हिमालय को यदि बात करें निर्माण के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, या एज के आधार पे भी कह सकते हैं हम कि एज या निर्माण के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहले जो भाग है उसका नाम, जो ये ऊपर वाला भाग है, इसका नाम क्या है? पार हिमालय। इसका नाम है पार हिमालय या ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। पार हिमालय या ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा महान हिमालय या आपको हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। बताऊंगा इन सब के बारे में एक साथ। उसके बाद जो आता है वो आता है मध्य हिमालय, और उसके बाद जो चौथा आता है वो आता है शिवालिक। हुआ क्या, मैंने आपको बताया था कि जब हिमालय का निर्माण हुआ तो ऊपर एक प्लेट थी, नीचे भी एक प्लेट थी, दोनों टकराई और हिमालय का निर्माण हुआ। परंतु जो ट्रांस हिमालय है, जो पार हिमालय है, इस हिमालय का निर्माण पहले ही हो चुका था। इसका निर्माण महान हिमालय से, मध्य हिमालय और शिवालिक से पहले ही हो गया था। तो इसलिए इसको पार हिमालय, पार का मतलब हिमालय से परे, पार हिमालय कहा जाता है। अब यदि बात करते हैं पार हिमालय क्या है, देखो यदि देखते हैं ये जो आपको जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र लग रहा है, इसमें पूरा का पूरा पार हिमालय है। अब पार हिमालय ऊपर की बात करते हैं, देखो ये हिमालय है हमारा, ठीक है, ये महान हिमालय है। उसके बाद ये मध्य हिमालय है, और उसके बाद ये क्या है? शिवालिक। ये जो महान हिमालय है, हिमालय, ये मध्य हिमालय है, जो ये शिवालिक है। इनके उत्तर में, इनके एकदम उत्तर में यहाँ जो स्थित है, हाँ इसकी ऊंचाई लगभग कम है, परंतु यहाँ कौन सा हिमालय है? यहाँ है पार हिमालय, हिमालय से परे। इसको हम आज पूरे को पढ़ेंगे, पार हिमालय को। कुछ विशेषताएं बता दूं। इसको महान हिमालय इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। यदि हम मेन मुख्य हिमालय की बात करें तो सबसे ऊंचा जो श्रेणी है ये वाली, देखो ये महान हिमालय की श्रेणी है। ये यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से यहाँ तक जाती है और फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ये महान हिमालय है। महान हिमालय से कम ऊंचाई का उसके बाद जिसका निर्माण हुआ, पहले महान हिमालय का निर्माण हुआ, फिर एक वलय और पड़ा। जब ऐसे प्लेट टकराई, टकराने के बाद एक वलय पड़ा, वलय पड़ने के बाद एक महान हिमालय बना। महान हिमालय के बाद दूसरा वलय पड़ा, दूसरा फोल्ड पड़ा, दूसरा मोड़ पड़ा, तो उसका नाम क्या पड़ा? मध्य हिमालय। उसके बाद तीसरा मोड़ पड़ा, लास्ट में अंतिम में जिस हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय में जिस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, उसका नाम पड़ा शिवालिक। शिवालिक उत्तराखंड में एक शिवलला मंदिर के नाम पर इसका नाम पड़ा शिवालिक। इसे हम महान हिमालय कहते हैं। इस पर ज़्यादा बर्फ़ की चादरें बहुत ज़्यादा होती हैं, बर्फ़ की चादरें नुमा बहुत ज़्यादा चारों तरफ से लिपटा हुआ होता है, इसलिए इसको हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। मध्य हिमालय कहा जाता है, आप इसे मध्य हिमालय कह लो, या इन दोनों के बीच में है इसलिए तो मध्य हिमालय कहा गया आपने इसको। उसके बाद बात करते हैं शिवालिक हिमालय। ये शिवालिक हिमालय है, इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। हो क्या रहा है, देखो हिमालय का आकार ऐसे है, ये है। तो
यदि हम बात करेंगे, ये जो सबसे ऊपर है ये महान हिमालय है, या इसको हम आंतरिक हिमालय भी कह सकते हैं, आंतरिक हिमालय भी कह सकते हैं। उसके बाद ये मध्य हिमालय है, उसके बाद ये शिवालिक है या बाह्य हिमालय भी हम इसको कह सकते हैं, बाह्य हिमालय। तो हमने देखा कि महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक कैसे कैसे हैं, इसकी विशेषता क्या है और कुछ नहीं। अब बात करते हैं पार हिमालय की। ट्रांस हिमालय कहा जाता है इसको। पार हिमालय या ट्रांस हिमालय इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ था वो महान हिमालय से पहले हुआ था। देखो मैंने आपको बताया था कि दो प्लेटें थी, एक ऊपर थी और एक नीचे थी। ये इंडो एशियन प्लेट थी, ऊपर भी एशियन प्लेट थी। ये दोनों जब टकराने के बाद एक फोल्ड पड़ा, ऐसे फोल्ड पड़ा, और फोल्ड पड़ने के बाद ये जो फोल्ड पहला पड़ा, ये जो फोल्ड था ये महान हिमालय का था। फिर और ज़्यादा फोल्ड पड़ा, उसके बाद मध्य हिमालय बना, फिर तीसरा फोल्ड पड़ा और उसका नाम क्या पड़ा, शिवालिक पड़ा। परंतु ये फोल्ड पड़ने से पहले उस प्लेट पर पहले से ही एक पर्वत स्थित था जिसका नाम क्या था, पार हिमालय या शिवालिक। ठीक है, तो अब हम पार हिमालय शिवालिक को पढ़ेंगे, इसकी विशेषताएं देखेंगे, उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं वो देखें। पार हिमालय को भी विभाजित किया गया है कुछ भागों में। देखो मैंने आपको बना के दिखा रखा है, ये भारत का नक्शा है। भारत के नक्शे में ये जो स्थिति है, ये वाला जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम है काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय में सबसे पहले विभाजित किया गया काराकोरम पर्वत श्रेणी। सबसे पहले आई काराकोरम पर्वत श्रेणी, उसके बाद आई ये देखो लद्दाख पर्वत श्रेणी, और उसके बाद जो श्रेणी आई ये देखो जास्कर पर्वत श्रेणी। उसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी आई। अब देखो एक और भी है कैलाश पर्वत श्रेणी, उसे हम काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही पढ़ेंगे। देखो काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे मुख्य बिंदु यह है कि इस पर भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत में, वो अलग अलग क्वेश्चन है, परंतु भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? K2 है। तो हम यदि काराकोरम पर्वत श्रेणी को पढ़ेंगे, पहले इसकी विशेषताएं देखेंगे, तो इसका देखो फैलाव कहाँ है, सारा POK में है। ठीक है, POK में है। इसके ये पामीर की पठार से या गांठ से निकलता है। जो पामीर का पठार है यहाँ है, भारत के बिल्कुल शीर्ष पर है, यहाँ से निकलती है ये श्रेणी। इस पामीर के पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है, विश्व की छत भी कहा जाता है। अब पामीर के पठार से इस तरफ की ओर निकलता है, देखो, ठीक है। और इसी श्रेणी का नेक्स्ट जो भाग है, अगला जो भाग है, जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में घूम रहा है, उसी का नाम ही क्या है? कैलाश, जो चीन में जाकर कैलाश कहलाया। अब देखो यदि बात करते हैं काराकोरम श्रेणी की, तो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी या भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है, जिसका नाम क्या है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, 8,611 मीटर है। अब देखो 8,611 मीटर है, इसी को ही गौरी नंदा पर्वत भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? गौरी नंदा पर्वत। गौरी नंदा पर्वत भी इसी चोटी को कहा जाता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। आगे बात करते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी को एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया की रीढ़। काराकोरम एशिया की रीढ़ कहलाती है। पूछा भी जाता है कि एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो एशिया की रीढ़ काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी की एक मुख्य बात और है कि इस पर ही सबसे ज़्यादा हिमनद मिलते हैं, हिमनद प्राप्त होते हैं, हिमनद है, इसी पर ही सबसे ज़्यादा हिमनद है। हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर। अब देखो ग्लेशियर क्या होते हैं और कितने इस पर ग्लेशियर है, इसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे और इसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ग्लेशियर कहाँ है, कौन से हैं, किस प्रकार के हैं। उसके बाद बात करते हैं किसकी? लद्दाख, लद्दाख श्रेणी की। अब देखो लद्दाख श्रेणी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि इस पे एक पर्वत है, और ये जो पर्वत है लद्दाख श्रेणी में, ये इतना खास है कि सबसे तीव्र ढाल वाला, देखो लद्दाख श्रेणी में एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? राकापोशी। राकापोशी है, और ये जो राकापोशी पर्वत है ये सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत है। तीव्र ढाल मतलब ये ऐसे पर्वत नहीं है जैसे होते हैं पर्वत, ऐसे पर्वत नहीं है ये पर्वत बिल्कुल तीव्र ढाल, खड़ी ढाल वाला ऐसे है, ऐसे है। इस पर चढ़ाई करना नामुमकिन के बराबर है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि चढ़ नहीं सकते, परंतु इस पर चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता है। तो सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत, तो इसकी मुख्य बात यह है। उसके बाद जो आता है दक्षिण में, चलो आप, उसके बाद जो श्रेणी आती है वो कौन सी आती है? जास्कर श्रेणी। देखो जास्कर श्रेणी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बस यही है कि इसके बाद जास्कर श्रेणी है। अब देखो जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे अंतिम श्रेणी है। उसके बाद कौन सा हिमालय शुरू हुआ? महान हिमालय शुरू हो चुका है। अब पूछा जाता है यहाँ से कि ये बताओ आप कि ये जैसे मान लिया ये है, ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में कौन सी है? जास्कर श्रेणी है, और उसके बाद ये हमारा महान हिमालय आ गया। मान लिया ये महान हिमालय। इन दोनों को अलग कौन करता है? कौन सा क्षेत्र है जो इन दोनों को अलग करता है? उसका नाम क्या है? अब देखो इन दोनों को जो अलग करता है वो करता है इंडो सांगपो सेचर जोन। पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करने वाले जोन का नाम क्या है? इंडो सांगपो सेचर जोन इन दोनों को अलग करता है, ये भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी और कि लद्दाख ये है। लद्दाख भारत का सबसे ठंडा प्रदेश है, इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान। अब देखो लद्दाख तो अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। अब देखो लद्दाख और जास्कर, यहाँ से एक नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी यहाँ से निकलती है चीन से, और ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी के अंदर से जाते हुए और ऐसे निकल जाती है, ऐसे जाती है, ठीक है, ये चली जाती है पाकिस्तान में। अब देखो ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी जैसे जैसे मैं आपको यदि यहाँ बना के दिखाऊं इसको, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है मान लिया, और ये निकल के और ऐसे जाती है। लद्दाख
यहाँ तक है। तो लद्दाख श्रेणी को ये काट देती है, एक बार काटती है आगे जाकर, मान लिया ये यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, तो लद्दाख जो श्रेणी है उसको ये काट देती है आगे जाकर, पाट देती है। और काटने के बाद ये सबसे गहरा गोर्ज का निर्माण करती है। गोर्ज का निर्माण करती है, जिसको क्या कहते हैं, सिंधु गोर्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु गोर्ज कहा जाता है। इसे ही सिंधु गोर्ज कहा जाता है। अब एक चीज़ और पढ़नी है, सिंधु गोर्ज होता क्या है, क्या हुआ। मान लिया देखो, ये जो सिंधु नदी है, और भी नदियाँ हैं यहाँ, ठीक है, सतलुज नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सभी पूर्ववर्ती नदी है। अब पूर्ववर्ती नदी क्या होती है और ये गोर्ज किस प्रकार का निर्माण करती है, इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को हम नदियों में पढ़ेंगे, वहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। बस अभी थोड़ी देर के लिए आप लिख लो, इसको नोट्स में लिख लेना कि सिंधु गोर्ज बनाती है लद्दाख श्रेणी को काट के, ये ऐसे ऐसे काट के, ठीक है। हाँ, यहाँ एक और है, एक स्थान है यहाँ जिसका नाम क्या है, लेह है, ये है यहाँ कौन सा स्थान है, लेह। अब लेह जो स्थान है, इसकी सबसे मुख्य बात कौन सी है? लेह की सबसे मुख्य बात है कि भारत में सबसे कम वर्षा होने वाला स्थान, यहाँ वर्षा होती ही नहीं। और आपको पता भी है क्यों नहीं होती, क्योंकि देखो मानसून जब नीचे से आता है, पहले तो महान हिमालय है, मध्य हिमालय शिवालिक से टकराएगा, वहाँ तक जाते जाते इतना फीका पड़ जाता है कि वहाँ वर्षा होती ही नहीं। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? लेह। किन दो श्रेणियों के मध्य है? लद्दाख और जास्कर। तो आपने पढ़ा है ट्रांस हिमालय में सबसे ऊपर पढ़ा आपने काराकोरम, सबसे उत्तर की श्रेणी, ये काराकोरम पढ़ी आपने। उसके बाद बात करते हैं ये नीचे लद्दाख पढ़ी आपने, और उसके बाद तीसरी जो पढ़ी है, ये कौन सी पढ़ी है? जास्कर पढ़ी है। तो ये 3 श्रेणियां हैं। तो आप बता भी सकते हो कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक इनका विस्तार ऐसे है। सबसे पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है। एक और आता है पीर पंजाल, वो लघु हिमालय मतलब मध्य हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, वो अलग चीज़ है, परंतु वो CDS NDA में ज़्यादा क्वेश्चन आता है उससे। तो यहाँ काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं, ऊपर से ऐसे बनेंगे और इसकी स्थिति ऐसे है। तो ये ट्रांस हिमालय हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हिमनद, हिमानी, वो पढ़ना है और वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, उसको पढ़ते हैं। चलो पढ़ते हैं। हिमानी या हिमनद हमें पढ़ना है, देखते हैं उसको पढ़ते हैं। देखो हिमानी या हिमनद होता क्या है, पहले तो क्वेश्चन यही है कि हिमानी या हिमनद होता क्या है, जिसे हम अंग्रेजी में ग्लेशियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियर। अब यदि इसकी बात करते हैं, देखो पर्वत की हाइट ज़्यादा होती है, जब हाइट ऊंचाई ज़्यादा होती है पर्वतों की, तो पर्वतों पर बर्फ़ जमने लगता है, और वो इतना बर्फ़ जमता है बहुत ज़्यादा। अब मान लिया ये एक पर्वत है और दूसरा पर्वत ये है, और इसकी कुछ हाइट के बाद बर्फ़ जमने लगता है। मान लिया ये कुछ हाइट है, उसके बाद बर्फ़ जमने लगता है, क्योंकि ठंडी होती चली जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी पर्वतों पर, वैसे वैसे ठंडा होता चले जाएगा वातावरण, और जब ठंडा होगा तो बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है। ये जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है और जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो ये एक बर्फ़ की राशि बन जाती है, बड़ी राशि बन जाती है, फिसल। और सबसे बड़ी बात, ये पर्वतों से फिसल कर नीचे घाटियों में आकर भरने लगती है ऐसे, और इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही ग्लेशियर कहा जाता है। या हम कह सकते हैं विशाल आकार की
गतिशील बर्फ की राशि, बर्फ की राशि को क्या कहा जाता है? हिमानी या हिमनद कहा जाता है। अब ये हिमानी हिमनद क्या करती है? ये पिघलती है थोड़ी थोड़ी, उसके बाद उसके अंदर से जल निकलता है और वो ही नदियों का निर्माण करती है। ये पीने लायक पानी है हमारे पास, स्वच्छ पानी है, इसलिए ज़्यादा लड़ाई इन पर है। देखो, बात करते हैं विशाल आकार की गतिशील बर्फ की राशि को ही हिमानी कहा गया है। अब इसका कुछ क्राइटेरिया है कि यहाँ से ऊपर बर्फ़ जमेगी। तो यदि बात करें ये इधर पश्चिमी हिमालय में, तो पश्चिमी हिमालय में इसकी जो ऊंचाई है वो है 3500 मीटर। 3500 मीटर से ऊपर बर्फ़ जमती है, इसको कहते हैं हिम रेखा। देखो, हिम रेखा इसलिए कहा गया कि ऐसी रेखा जिसके ऊपर हिम मतलब बर्फ जमने लगे, हिम रेखा। तो यदि बात करेंगे इस इधर वाले हिमालय की, मतलब पश्चिमी हिमालय की, तो 3500 मीटर पर जाकर हिमरेखा बनती है। उसके बाद यदि बात करेंगे पूर्वी हिमालय की, तो पूर्वी हिमालय पर 2500 मीटर में जाकर ही क्या बन जाती हैं? हिमरेखा बन जाती है, उसके ऊपर हिम मतलब बर्फ जमने लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि इसके आकार की बात करें कि एक हिमानी का या हिमनद का या ग्लेशियर का कि आकार कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है या कम से कम कितना हो सकता है। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 4 से 5 किलोमीटर तक हो सकती है, 4 से 5 किलोमीटर लंबा हो सकता है। और इसकी जो चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई 1 से 4.5 किलोमीटर तक हो सकती है। 1 से 4.5, 1.5 से 4.5 किलोमीटर तक हो सकती है। हाँ, इसकी लंबाई और भी हो सकती है, जैसे हम बताएंगे कि काराकोरम पर्वत श्रेणी पर सबसे ज़्यादा हिमनद पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मुख्य ग्लेशियर की। हिमानी, महत्वपूर्ण हिमानी या हिमनद या ग्लेशियर। अब देखो, मैं यदि आपके सामने मैप बनाऊं तो ये है हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है। मान लिया ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये ठीक है। यहाँ है क्या, कौन सी श्रेणी? ये है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी पर सबसे ज़्यादा हिमनद है, याद रखना। कौन कौन से हैं अब उसको याद करना है। यहाँ है सबसे पहले, यहाँ है साल तोरा, साल तोरा, साल तोरा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ है एक जिस पे सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है, सियाचिन, सियाचिन। ये साल तोरा है, ये सियाचिन है। उसके बाद यदि बात करेंगे, यहाँ है बियाफो, इस ग्लेशियर का नाम है बियाफो। उसके बाद नीचे ऊपर ही बात करेंगे, एक और है यहाँ खारदोपिन, खारदोपिन। उसके बाद एक और है यहीं सेम हिस्पर, हिस्पर। उसके बाद एक और है, देखो यहाँ है बालतोरा, बालटोरा कह लो या बालतोरा कह लो, एक ही बात है, ठीक है। बालटोरा कह लो या बालतोरा कह लो, एक ही बात है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद यही है चोंगो लुंगमा, ये रहा यहाँ चोंगो लुंगमा। ये कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर है जो हमने देखे हैं। हाँ, 2-4 ग्लेशियर उत्तराखंड में भी है जहाँ से गंगोत्री, गंगा निकलती है। ये यहाँ गंगोत्री है, यही यमुनोत्री है। ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर से ही तो नदियाँ निकलती हैं।
गंगोत्री हो गई, यमुनोत्री हो गई, या मिलाम हो गई। मिलाम, यहाँ ये मिलाम है जिससे काली नदी निकलती है, मिलाम यहाँ है। सिक्किम में भी है। सिक्किम में कौन सा है? जेमू, जेमू हिमनद। तो ये कुछ हिमनद थे, इम्पोर्टेंट हिमनद थे। तो आज हमने पढ़ा है ट्रांस हिमालय। एक वीडियो और बनेगी इस पर और हमारा हिमालय ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद। टाइम टेबल बना दिया गया है। एक दिन में 5 वीडियो अपलोड हुआ करेगी, जिसका फ़ायदा आप भरपूर रूप से उठा सकते हो। सबसे पहले सुबह 8 बजे वीडियो अपलोड होगी इंडियन ज्योग्राफी की, भारत के भूगोल की, जिसमें सब कुछ समझाया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। और इसके जो PDF के नोट्स होंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर कौशल आकाश एकेडमी के नाम से चैनल है, वहाँ उसकी PDF और वीडियो भी मिल जाएगी। साथ साथ ये वीडियो YouTube पर भी अपलोड होगी। उसके बाद 11 बजे वर्ल्ड ज्योग्राफी की वीडियो अपलोड होगी। वीडियो अपलोड होने के बाद इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। उसके बाद आपको 2 बजे मैथ्स की वीडियो अपलोड होगी। अब देखो, मैथ्स यानी कि गणित को समझाने में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो बच्चे YouTube पर पढ़ते हैं वे पढ़ तो लेते हैं मैथ, परंतु उसके बाद जब किताब से करते हैं तो उन्हें दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। तो मैंने यहाँ एक किताब को ही चलाया है। शुरुआत से किताब को ही पढ़ेंगे, किताब का एक एक क्वेश्चन करेंगे। उस किताब का नाम है किरण की किताब करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। चाहे आप वनडे एग्ज़ाम में SSC को ले लो, CDS को ले लो, या UPSC को ले लो, या PCS को ले लो, किसी भी एग्ज़ाम को ले लो, आप इससे बिल्कुल उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। उसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी वो रीजनिंग की वीडियो अपलोड होगी शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे हम रीजनिंग की वीडियो अपलोड करेंगे, और रीजनिंग की वीडियो अपलोड करने के बाद उसकी प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल पर PDF सेंड कर दी जाएगी। उसके बाद रात को 8 बजे MCQ अपलोड किए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, और सभी के सभी MCQ क्या होंगे? GS के होंगे। ये MCQ भी हम एक पर्टिकुलर किताब से लेंगे जिसका नाम होगा लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ये देखो, इस किताब को मैंने क्यों लगाया है? इस किताब को इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसको हम कवर कर लेंगे, और उसके बाद जो MCQ हमारे बचेंगे, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, मैं अदरवाइज़ अलग वीडियो में अपलोड करता रहूँगा। उसके बाद रात को हमने MCQ देखे और हमारी 5 वीडियो पूरी हो गई।